नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे पर्सनल यूट्यूब स्टडी चैनल दैट इज हुक्कल सर। डियर लर्नर, हम 12th क्लास के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी कर रहे थे और लास्ट जो टॉपिक हमने कवर किया था वो था इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन। और लेक्चर के लास्ट में मैंने न्यूमेरिकल भी आप लोगों से पूछा था, उनमें से सिर्फ कुछ बच्चों ने जो है मेरे पास में उसका रिप्लाई किया है। थोड़ा प्रॉब्लम है, यूट्यूब पे आप कमेंट नहीं कर सकते, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे 9896530903 पे आप आंसर दे सकते हो। आज भी मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा लेक्चर के एंड में, तो उसका जरूर आप मुझे व्हाट्सएप पे उसका सॉल्यूशन दे सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, हम आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है मोबिलिटी, करंट डेंसिटी एंड ओम्स लॉ। अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो तो डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिए, जिनकी मैंने प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप जाकर के देख सकते हो सारी वीडियोस को, जिसमें हमने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी कवर किया है और करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा चल रहा है। तो डियर स्टूडेंट, आपके कांटेक्ट में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी 9 से 12 तक जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको भी ये चैनल सब्सक्राइब करवाइए ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट जो है मिल सके। चलो हम स्टार्ट करते हैं। मोबिलिटी, मोबिलिटी से हमारा मतलब क्या है? देखिए, कंडक्टर के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रैंडमनेस करते हैं जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उनके अंदर कुछ रैंडमनेस होगी, तो उनके जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, इसको इट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ठीक है। डिग्री ऑफ रैंडमनेस से हमारा मतलब वो कितनी उछल कूद कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम और थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको डिफाइन करें, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो जैसे हमने फॉर्मूले में अभी डेफिनेशन में कहा, उसी तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ये। और इसकी यूनिट भी आप समझ सकते हो, किसमें मेजर करेंगे? मेजर्ड इन, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने क्या फोर्स पर न्यूटन, फोर्स पर कूलम्बिक या फोर्स पर चार्ज कहा था, जिसको हम न्यूटन पर मीटर में मेजर कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डीवी बाई डी आर कहा था। तो इसकी या तो न्यूटन पर मीटर हो सकती है यूनिट, या फिर आप न्यूटन पर कुलाम या फिर वोल्ट पर मीटर हो सकती है। ये दो यूनिट हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी। इन्हीं के बेस पे हम हमारी मोबिलिटी की यूनिट बनाए, तो इसकी मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई न्यूटन पर कुलाम, ठीक है। तो अब इसको मेजर किस में करेंगे? हम इसको मेजर कर सकते हैं न्यूटन मीटर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड इंटू कुलाम पर न्यूटन। तो ये बन जाएगा हमारा मीटर कुलाम पर सेकेंड पर न्यूटन, ठीक है, ये हो सकती है। और दूसरी यूनिट क्या हो सकती है? अगर हम न्यूटन पर कुलाम की जगह पे वोल्ट पर मीटर लें, इसकी जगह पे क्या लें? वोल्ट पर मीटर। अगर वोल्ट पर मीटर लोगे तो ये फिर यूनिट क्या बनेगी? तो हमारी यूनिट बन जाएगी मीटर पर सेकेंड, और इसको पलट के लिखोगे मीटर पर वोल्ट। तो ये फॉर्मूला फिर जो है हमारी यूनिट जो बनेगी वो बन जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। तो इसमें भी हम मोबिलिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो मोबिलिटी हमारी ये है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। और इसका जो हम फॉर्मूला बनाएंगे वो क्या निकल के आएगा? देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था, आई होप आपको याद भी होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, जल्दी से बताइए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ डिवाइड बाय एम। ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था। अगर हम मोबिलिटी निकालें तो मोबिलिटी क्या होगी? मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू, मैंने कहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी क्या है? स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ डिवाइड बाय एम इंटू ई। So E will get cancel. So mobility can be written as small e tau divided by m. तो यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे हो, मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ, ठीक है, यानी रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। और मैंने आपको ये बताया था, रिलैक्सेशन टाइम, जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है, ये किस पे डिपेंड करता है? रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है किसके ऊपर?
रिलैक्सेशन टाइम हमारा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। ठीक है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर का फंक्शन है। टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होगा रिलैक्सेशन टाइम चेंज होगा और उसी के अकॉर्डिंग मोबिलिटी चेंज हो सकती है। इसी के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे भी इस पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये था मोबिलिटी। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी क्या है? देखिए करंट डेंसिटी का मतलब होता है जो हमारा कंडक्टर था, याद होगा आप लोगों को, ये हमारा कंडक्टर है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने ए लिया था और लेट्स सपोज इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा था वो था आई। सो क्रॉस सेक्शन में जो करंट फ्लो कर रहा है पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। सो इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, जैसे हमने डिफाइन किया दैट इज करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू करंट पर यूनिट एरिया, ये फॉर्मूला है। और आप लोगों को याद भी होगा जो हमने करंट का रिलेशन कैलकुलेट किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, वो क्या था? ENAVD, ये हमारा जनरल फॉर्मूला आया था इलेक्ट्रिक करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन था। ठीक है, अगर मैं ये फॉर्मूले को यहां पे यूज करूं ENAVD डिवाइडेड बाय A, ठीक है, तो ये A विल गेट कैंसिल और J जो है हमारा आ जाएगा ENVD। सो हमारा ये जो है रिलेशन आ गया किस किस के बीच में? रिलेशन बिटवीन, इट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन हो गया। अगर मोबिलिटी के साथ में रिलेशन पूछता है तो आप सिंपली क्या करोगे? मोबिलिटी के लिए आपको पता है कि मोबिलिटी के साथ अभी हमने रिलेशन स्टडी किया था, वो क्या था? एज मोबिलिटी इज इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैन बी रिटन एज म्यू इनटू कैपिटल E, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बजाय हमसे मोबिलिटी के साथ रिलेशन पूछता है तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? स्मॉल e n और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह पे हम लिख सकते हैं म्यू इनटू E, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तब हम कह सकते हैं इट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड मोबिलिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी और मोबिलिटी के बीच रिलेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी यही रिलेशन कह सकते हैं, यानी मोबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट डेंसिटी। याद रहे करंट डेंसिटी इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और किस में मेजर करते हैं इसको किस में मेजर करेंगे? साफ साफ पता चल रहा है, इसको किस में मेजर करेंगे? मेजर्ड इन एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने पढ़ा J इक्वल टू क्या था? I अपॉन A। सो इसको हम किसे मेजर करते हैं? एम्पेयर में, और एरिया जो होता है हमारा मीटर स्क्वायर में होता है, तो ये इसकी यूनिट बन जाएगी। ठीक है, तो ये था करंट डेंसिटी के बारे में। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, याद रहे। इलेक्ट्रिक करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी थी और आपने देखा था कि करंट का एक डायरेक्शन भी है, उसका मैग्नीट्यूड भी है, येट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और मैंने ये भी कहा था कि वो स्केलर भी नहीं है, वो एक्चुअल में एक टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ओम्स लॉ हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? आप सबने ओम्स लॉ के बारे में 10th में भी अच्छे से स्टडी किया है, तो मैं आपको ओम्स लॉ के बारे में अभी जो बताने जा रहा हूं उसमें हो सकता है आप लोगों को काफी सारी बातें पता भी है, लेकिन कुछ बातें नहीं भी हो सकती है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? जब भी हमारे पास कोई कंडक्टर है, लेट्स सपोज मेरे पास में ये एक कंडक्टर है और इसकी ये दो टर्मिनल है, ये और ये। इस टर्मिनल के अक्रॉस में अगर कोई वोल्टेज ड्रॉप होगी, वोल्टेज क्यों ड्रॉप होगी? क्योंकि इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा, ऑब्स्टेकल होगी टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। अगर मैं इनके टर्मिनल के अक्रॉस यहां वोल्टेज ड्रॉप को अगर मेजर करना चाह रहा हूं, मैं देखूंगा कि वो वोल्टेज ड्रॉप जो हो रही है इसके अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ एनी कंडक्टर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर कंडक्टर। उस कंडक्टर के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी वोल्टेज ड्रॉप जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट के। लेकिन ये
कंडीशन कब तक सेटिस्फाइड है, ये तब तक जब तक कि हमारे कंडक्टर का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यानी हमारे ओम्स लॉ के डेफिनेशन जो है मैंने बोर्ड पे लिख रखी है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एनी टू टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट, प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये चीज हमें ऑलरेडी अच्छे से पता है। जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मैंने यहां पे कंसेप्ट लिया है, दैट इज अगर मैं V से रिप्रेजेंट करता हूं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एनी टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर, देन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और ये ग्राफ आपने पढ़ा हो, याद होगा 10th क्लास का, वही सब चीज हम पढ़ रहे हैं। यहां पे मैंने सपोज करो V ले लिया और यहां पे I। ठीक है, तो यहां पे जो ग्राफ था वो आपने देखा था कि ये ग्राफ कुछ ऐसे आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये ग्राफ हमारा ऐसे आया था, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और इसका जो स्लोप है ये थीटा, ये स्लोप, ये हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस के बारे में देता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, द स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। द स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में हमें बताता है। अब देखिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अगर हमने कहा, तो मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर यहां से रिप्लेस करूंगा तो यहां पे एक कांस्टेंट हम यूज करते हैं R। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का हमने नाम क्या दिया है, वो है रेजिस्टेंस। ठीक है, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का क्या नाम दिया हमने, रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस जो है, अगर टेम्परेचर हमारे कंडक्टर का चेंज नहीं हो रहा है, उस केस में ये रेजिस्टेंस क्या रहता है, फिक्स रहता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। दैट इज R इज इक्वल्स टू V बाय I। ठीक है, ये रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये रेशियो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये रेशियो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी अगर V इंक्रीज होगा तो I भी इंक्रीज होगा, सो दैट इनका रेशियो जो है वो फिक्स रहे। ठीक है, यही ओम्स लॉ हमें इंफॉर्मेशन देता है। देखिए, अभी हमने यहां पे एक चीज समझा, रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या चीज है, रेजिस्टेंस के बारे में आप अच्छे से जानते हो। इट इज द एवरेज ऑब्स्टेकल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होता है, एवरेज ऑब्स्टिकल टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कह सकते हैं हिंड्रेंस है, किस्म की रुकावट है। जब चार्ज कैरियर मूवमेंट करते हैं तो उनकी मूवमेंट के दौरान उनके पाथ में ऑब्स्टिकल कितनी है, उसका एवरेज ही रेजिस्टेंस कहलाता है। और ये रेजिस्टेंस किसमें मेजर करते हैं, मेजर्ड इन ओम। ओम का ये सिंबल होता है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है, ओम। ठीक है, 1 ओम एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, 1 वोल्ट डिवाइड बाय 1 एम्पियर के। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइड बाय 1 एम्पियर होता है। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। और इसको हम जनरली कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते होते हैं यहाँ पे। और इसको किसमें मेजर करेंगे, महो भी कह सकते हैं इसको, और पर ओम भी कह सकते हैं, इसमें इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ही होता है, यानी कैपिटल G इक्वल टू 1/R सिंपली, ये याद रहे। ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में और डिटेल हम बाद में स्टडी करेंगे। यहां मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे ग्राफ जो है, VI ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को और डिटेल में बता देता हूं। देखिए, इस पे काफी बार क्वेश्चन जो है हमसे पूछा जाता है, वो क्या है कि जो इसका स्लोप है वो क्या देता है, रेजिस्टेंस। स्लोप हम कैसे निकालते हैं, कहीं से भी आप पॉइंट चूज किए, कहीं से भी आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, जो I एक्सिस है उसके ऊपर, और आप ये, तो ये हमारी ट्रायंगल बन जाएगी OAB। ठीक है, एक ट्रायंगल OAB। इसके अंदर हम टेंजेंट ऑफ थीटा अगर निकालेंगे तो ये आएगा AB डिवाइडेड बाय OB, और AB हमारा क्या है, V। ठीक है, यहां पे हो सकता है कि डेल्टा V से रिप्रेजेंट कर दे इसको, डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा I। ठीक है, ग्राफ हो सकता है आप, यहां कुछ वैल्यू थी V1 V2,
तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 डिवाइड बाई I2 माइनस I1। इस तरीके से ये टेंजेंट थीटा है, यही हमारा क्या होता है, स्लोप बी। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ दी ग्राफ। ग्राफ का स्लोप भी बोलते हैं इसी को, और एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस आप लोगों को करवाऊंगा। सो एम इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा आई, यही हमारा स्लोप है। और ये किसके बराबर है, एम इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा आई इक्वल टू रेजिस्टेंस। ये हमारे रेजिस्टेंस की इंफॉर्मेशन हमें देता है। ठीक है, ये था एक्चुअल में रेजिस्टेंस के बारे में। थोड़ा इसके बारे में और भी हम पढ़ेंगे, पहले हम ओम्स लॉ पे ही चलते हैं। ओम्स लॉ की वैलिडिटी के बारे में बात कर लेते हैं। वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ, वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ की जो वैलिडिटी है उससे क्या मतलब है, कहां तक वैलिड है। ओम्स लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम कह रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी आई के, लेकिन कहां तक, जब हम किसी कंडक्टर के अंदर कंटिन्यूसली करंट फ्लो करवाएंगे तो धीरे धीरे उसमें जूल्स हीटिंग इफेक्ट की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट की वजह से उस कंडक्टर का टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। और कंडक्टर के अंदर ये खास बात है, कंडक्टर के अंदर अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, जो हमारे कर्नेल्स है, पॉजिटिव चार्ज कर्नेल्स है, वो वाइब्रेशन करना शुरू कर देंगे कंडक्टर के अंदर, जिनकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जल्दी जल्दी कोलिजन करेंगे। और जल्दी जल्दी अगर कोलिजन करेंगे, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी अगर कोलिजन करेंगे तो हमारे कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है विद द राइज ऑफ टेम्परेचर इन केस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर में हमेशा टेम्परेचर राइज करने से क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, ये याद रखना। विद द rise of temperature, the resistance of the conductor increases। ठीक है, जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में उल्टा है, टेम्परेचर राइज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, ये भी याद रखना। ठीक है, सेमीकंडक्टर में हमेशा विद द राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस। ठीक है, तो इसलिए मेटल्स को जो है हम या कंडक्टर को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ, पहला पॉइंट। ठीक है, जैसे आपने सीखा अभी, विद राइज ऑफ temperature due to Joule's heating effect, the Ohm's law fails। ओम्स लॉ यहां फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है, ये ग्राफ फिर कैसा मिलेगा आपको, अभी जो आपको जिस तरीके का ग्राफ देखने को मिल रहा है, ये ग्राफ अब ऐसा ना होकर के हमें कैसा दिखाई देगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से इसका रेजिस्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने से इसका जो ये ग्राफ है ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जो इसका कर्व है वो शार्प हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, स्लोप एकदम से शार्प हो जाएगा। तो ये ओम्स लॉ। और दूसरा जो है ओम्स लॉ के अंदर अगर आप बात करो तो नॉन ओमिक कंडक्टर वो कभी भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। दी नॉन ओमिक कंडक्टर डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। जो नॉन ओमिक कंडक्टर है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। नॉन ओमिक कंडक्टर कौन से होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर और ओमिक कंडक्टर, दो तरह के कंडक्टर होते हैं। ओमिक कंडक्टर हम जनरली उनको बोलते हैं द कंडक्टर्स, द मटेरियल्स विच फॉलो ओम्स लॉ, जिसमें हम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बोलते हैं। जैसे हमारे कंडक्टर सारे ओमिक कंडक्टर होते हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर किसको कहें, फिर नॉन ओमिक कंडक्टर में आते हैं वो मटेरियल जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते या ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। ठीक है, उनमें कौन कौन से हैं नॉन ओमिक कंडक्टर, कौन से होते हैं, जैसे मैं अभी लिख देता हूं यहां पे, आप लोगों को कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर, द मटेरियल्स
which do not follow Ohm's law, जो Ohm's law को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, जैसे पीएन जंक्शन, पीएन डायोड, ठीक है, पीएन डायोड, ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर हो गया, या जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जितने भी हैं वो सारे के सारे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का ग्राफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी उसमें ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे भी करंट भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपको पीएन जंक्शन का एक छोटा सा ग्राफ आपको बना करके बताऊं कैसा बनेगा पीएन जंक्शन का, ठीक है, ट्रांजिस्टर का। और जैसे पीएन जंक्शन का मैं बताऊं, पीएन डायोड या पीएन जंक्शन एक टॉपिक है सेमीकंडक्टर के अंदर, हम स्टडी करेंगे। तो पीएन डायोड का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होता है, ये वोल्टेज है और ये करंट है, ये वोल्टेज इन फॉरवर्ड बायस और इधर होती है वोल्टेज इन रिवर्स बायस, ठीक है। ये बायसिंग का कंसेप्ट है, इसके बारे में अभी हम नहीं स्टडी करेंगे। तो इनका ग्राफ फॉरवर्ड बायस में कुछ ऐसा और रिवर्स बायस में जो ग्राफ मिलता है हमें कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। तो इस टाइप का आप देख पा रहे हो कि ये ग्राफ इससे मैच नहीं करता है, यानी V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि नॉन ओमिक कंडक्टर है। ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के अंदर भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, सैचुरेशन कंडीशंस बनती हैं, ठीक है, और वो भी डिपेंड करता है कि आपका ट्रांजिस्टर किस मोड में ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे I और यहाँ भी, तो ये ग्राफ अलग अलग है। तो हमें अभी सारे अलग अलग तरह के ग्राफ मैं डिस्कस नहीं करवा रहा हूं, हमारा यहाँ पे मैटर नहीं है जो डिस्कस करने का है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो नॉन ओमिक कंडक्टर जितने भी हैं ये कभी भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो ओम्स लॉ आपने पहले भी स्टडी किया हुआ है। अभी हमारे लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, वो है रेजिस्टेंस, और इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में और उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। आज का न्यूमेरिकल जो है वो आप यहां से नोट कर लीजिए। इस न्यूमेरिकल की सॉल्यूशन जो है मैंने आपको जैसे कहा वो मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे आप सेंड करोगे, और वो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट 9896530903, इस नंबर पे आप मुझे अपना उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। आप अपना नाम जरूर बताएं, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, इस क्वेश्चन के अंदर आप अच्छे से खुद समझिए, मैं यहाँ पे इसको कोई सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, आप खुद इसको सॉल्यूशन दीजिए, ठीक है। आई होप आप सारे के सारे इसका सॉल्यूशन देंगे मुझे। और डियर स्टूडेंट, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका अपना चैनल है, इसको अपना मान करके इसको ग्रो करवाइए, जितने लोगों को जोड़ सकते हो जोड़िए, ये आपकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।